बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड को मुकम्मल कर चुके थे। ये सवाल मैंने आपको दिया था कैलकुलेट करने के लिए। कितने लोगों ने आप में से इस सवाल को सॉल्व कर लिया? सबसे हो गया सॉल्व? प्रेजेंटेशन के लिहाज से सबसे पहले क्या प्रेजेंट किया आपने? इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर सेकंड नंबर पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर थर्ड नंबर पर सवाल आपके सामने मैं रख देता हूँ। सवाल दोबारा से ज़रा इसको ब्रीफली आपको बता दूँ। दो टेनेंट्स थे, मिस्टर असद जो कि जा रहा है, और जो जा रहा है वो 31 जनवरी 2026 को जा रहा है, यानी करंट टैक्स ईयर में वो 7 महीने तक आपका टेनेंट है और उस पर 7 महीने का रेंट क्या हुआ? ड्यू हुआ। उसके बाद जो नया टेनेंट है वो आ रहा है कब से? फरवरी में प्रॉपर्टी वैकेंट रही 1 मार्च से, और मार्च से लेके जून तक का उस पर रेंट क्या हुआ? ड्यू हुआ। कितने मंथ्स का? 4 महीने का। ठीक है जी, तो 11 महीने का टोटल रेंट जो है वो ड्यू हुआ। उसके बाद फोरफिटेड डिपॉजिट को भी इसमें, सॉरी फोरफिटेड डिपॉजिट नहीं, उसके अंदर आपने क्या कहते हैं अनएडजस्टेबल डिपॉजिट को भी डील करना है। प्रीवियसली जो अमाउंट टैक्स हो चुका है उसको नए एडवांस में से माइनस करके डिवाइडेड बाय 10 या 10% निकाल के उसको भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट मानना। फिर सबसे बढ़कर, क्योंकि अब आप एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें से एडमिसिबल एक्सपेंसेस भी लेस करवाने थे। तो ज़रा इन शॉर्ट इसको आप देख लें कि क्या आपने ऐसे ही सॉल्यूशन किया है इसका। हेडिंग आती है मिस्टर मुबीन, तवज्जो दरकार होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं? टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2026। 3 कॉलम बनेंगे, नोट, रुपीस रुपीस। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी? 5 लाख। बेटा लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लें, अब सोचे मत। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका मतलब यह है कि जो बड़ा सवाल होगा उसमें सैलरी भी आपको कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन यहां तो सैलरी आपको कैलकुलेट करके दी गई है। तो टोटल सैलरी कितनी रख ली आपने? 5 लाख। सवाल पूछो यहां पर एक, क्या सैलरी पर एम्प्लॉयर ने टैक्स विदहोल्ड किया होगा? नो सर, 5 लाख सैलरी है, 6 लाख को क्रॉस नहीं कर रही। उसको क्या पता आपकी दीगर सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये है कॉन्सेप्ट। कितने मजे से बोला आपने? हाँ यस सर। कितनी सैलरी है? हाँ, अब अगर मैं आपसे देखिए कितने आप एक्टिव है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर मैं कहूं ये सैलरी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरशिप फी है तो फिर टैक्स विदहोल्ड हुआ होगा 20%। ये एक्टिव होना है। 5 लाख सैलरी पर कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि 6 लाख क्रॉस नहीं कर रहे। उसके बाद बारी आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सबसे पहले एक्चुअल रेंट 175,000 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 220,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना? 21,05,000। भाई ये है सबके पास। प्रेजेंटेशन भी मैच कर लें कि आपने प्रेजेंटेशन ऐसे दी है या नहीं दी। फिर क्या आना है? 10% ऑफ अन। अब एक मसला है, वो क्या है? जब आपके पास बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं तो ऑन द फेस तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता और सॉल्यूशन बिखर जाता है बहुत ज़्यादा। उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए आप अपनी कैलकुलेशन को वर्किंग में ले जाते हैं। तो हमने क्या बोला? 10% ऑफ अन। नोट नंबर, हम जाते हैं इस नोट नंबर 1 की वर्किंग में। हमने कहा वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, 10% ऑफ अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम न्यू टेनेंट कितना? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट 3 लाख डिवाइड बाय 10। एक हिस्सा टैक्स हुआ 2023 में, एक हिस्सा टैक्स हुआ 2024 में, एक हिस्सा टैक्स हुआ। नेट अमाउंट कितना बचा? 10% निकाला उसका 26,000। इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बना दिया। कितने से? 26,000 से। चार्जेबल रेंट कितना आया? अगर ये बिल्डिंग है तो सबसे पहले इसका 1/5 निकाल लें। सब लोग 21,31,31,000 का 1/5 निकालेंगे। 1/5 4,26,200। ठीक है। उसके बाद दीगर एक्सपेंसेस आपको क्लियरली बताए गए।
आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है या ड्यू हुआ है? 1,80,000। प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया है? इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रॉपर्टी टैक्स वो एक्सपेंस है जो ए से लेकर एफ तक मेंशन्ड है, लेकिन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट, बैंक चार्जेस, फी टू लॉयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट कितना? 50,000। ये वो एक्सपेंस है जो कहाँ जाएंगे? अदर एक्सपेंस। तो देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम एज इट इज़ आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी एज इट इज़ आ गया, 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट भी आ गया। यस और नो? अब यहाँ लिखा मैंने क्या? अदर एक्सपेंस एक्चुअल कितने हैं? 60 + 20 + 50 कितना? 1,00,000। इसको कंपेयर करेंगे चार्जेबल रेंट के 4% से, 85,240। जो इन दोनों में से लोअर होगा वो एक्सपेंस बन के क्लेम होगा। तो 21,31,000 में से 1,80,000 माइनस किए, ये सीखने वाला पॉइंट है। 80,000 माइनस किए, 4,26,000 माइनस 26,200 माइनस किए और 85,240 माइनस किए। तो ये जो आंसर है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड का नेट अमाउंट है, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाकी हेड्स में शामिल हो रही है ग्रॉस अमाउंट पर या नेट अमाउंट पर, और ये सम फिर कहलाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम में हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को शामिल किया ग्रॉस अमाउंट पर या नेट अमाउंट पर? नेट अमाउंट पर। यानी एडमिजिबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 15A के मुताबिक जो एडमिजिबल एक्सपेंस थे वो क्लेम करने के बाद, तो सैलरी जो है वो टोटल इनकम में ऐड हुई कितने से? 5 लाख से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल इनकम में ऐड हुई 13,59,560। इनकम फ्रॉम बिजनेस टोटल इनकम में ऐड हुई कितने से? तो अब मैंने क्लियरली लिखा टोटल इनकम कितनी आ रही? 19,59,560। और ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस कितनी है? 45,000। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 19,14,560। सही है? बोले। अब इस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा कौन? मिस्टर मुबीन। कौन से सेक्शन के मुताबिक? चार्जिंग सेक्शन के मुताबिक। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर एक रुक के एक सवाल करूँ, देखें, अगर बहुत सारी बातें एक साथ कर दी जाएं तो शायद हमें रिटेन ना हो पाए। वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ मौका मिले हम उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये सैलरी क्या होती? 7 लाख होती। जो मैं पूछ रहा हूँ उसको प्रोसेस कीजिएगा। अगर ये सैलरी क्या होती? 5 लाख नहीं होती, बल्कि इस पे टैक्स विदहोल्ड हुआ होता कितना? 1 लाख का 1%, 1,000। पक्का? एम्प्लॉयर ने वो टैक्स विदहोल्ड किया होगा सैलरीड केस से या नॉन सैलरीड केस? याद रखिएगा, एम्प्लॉयर हमेशा एम्प्लॉय का टैक्स सैलरीड केस से ही कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये थोड़ी पता है कि इसके पास और कौन कौन सी सोर्स ऑफ इनकम। पहली बात। लेकिन अब आप मुझे बताएं, अगर ये सैलरी 7 लाख भी होती तो क्या 7 लाख इतने सफिशिएंट थे कि वो टैक्सेबल इनकम का मोर देन 75% बन जाए? तो चार्जिंग सेक्शन जब इसने अपने ऊपर लगाया तो चार्जिंग सेक्शन इसके ऊपर सैलरीड केस लगा या नॉन सैलरीड केस लगा? तो ये चीज समझने की जरूरत है। इसका मतलब हो सकता है टैक्स विदहोल्ड हुआ हो ऑब्वियसली सैलरीड केस से, लेकिन एक्चुअल चार्जिंग सेक्शन क्या लग रहा हो, और उसकी वजह से आपको हाई टैक्स फेस करना होगा और एक्सेस ऊपर का टैक्स आपको देना होगा। समझ में आती है बात या नहीं? तो अब जब आप इस 5 लाख को लाके डिवाइड करते हो 19,14,560 से, तो आप कौन से केस में फॉल करते हो? बोले आप सब लोग? नॉन सैलरीड टैक्स रेट में फॉल करते हो। तो इसका मतलब अब आप टैक्स लाइबिलिटी चार्जिंग सेक्शन के मुताबिक जो कैलकुलेट करोगे, तो बताइए 19,14,560 रुपए नॉन सैलरीड टैक्स रेट में कौन से स्लेब में हैं? स्लेब रेट निकाल लें। कौन से स्लेब रेट ओपन करेंगे? भाई ये लिखा हुआ चाहिए मुझे आपके पास जवाब। नॉन सैलरी टैक्स रेट निकाल लें, नॉन सैलरी टैक्स रेट निकाल लें।
नॉन सैलरी टैक्स रेट निकाल लें। जवाब दे। नॉन सैलरी टैक्स रेट निकाल लें। निकाल लिए? तो 19,14,560 रुपए कौन से स्लेब में बताइए? फोर्थ स्लेब क्या है बोले? 16 लाख से लेकर 32 लाख तक। तो 16 लाख तक कितना टैक्स? और जो उससे ऊपर रकम है 3,14,560, उसका कितना निकाला आपने? 30%। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? और इसकी किसी भी हेड ऑफ इनकम पर कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं हुआ। सैलरी पे तो विदहोल्ड हुआ ही नहीं है, क्योंकि सैलरी 6 लाख से कम है। तो बाकी हेड्स ऑफ इनकम में भी नहीं हुआ, तो यही इसने क्या करना है? पे करना है। यही टैक्स लायबिलिटी है, यही टैक्स पेएबल है। टैक्स लायबिलिटी वो होती है जो चार्जिंग सेक्शन डिटरमाइन करता है। उसमें से आप सबसे पहले रिबेट्स अप्लाई करके उसको रिड्यूस करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और फिर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होने के बाद जितना भी टैक्स विदहोल्ड हुआ है आप उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर नेट अमाउंट पेएबल होता है या रिफंडेबल होता है या निल हो जाता है। ये सब याद है आपको या नहीं याद? ये सब ऐसे ही हुआ है जिन लोगों ने भी किया, बाकी मुझे लगता है आधी क्लास ने तो नहीं किया। खैर, अब आगे किसी भी पॉइंट पे बढ़ने से पहले ये मुझे एक हिस्सा एक्सप्लेन करना था। पिछली क्लास में मैंने एक टर्म यूज की, किसी को याद? नई टर्म क्या सिखाई? पिछली क्लास की न्यू टर्म क्या थी? आप कितना याददाश्त रखते हैं? अब मैं आपको बार बार जगाऊंगा। बोनाफाइड नहीं, बोनाफाइड तो लिखी हुई थी, ठीक है। पिछली क्लास की कोई खास टर्म, कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स, पहला कॉमन रूल कौन सा था? रिसिट वाला। दूसरा कॉमन रूल कौन सा था? उन एक्सपेंस का टाइम पीरियड जिनको हमने अक्रूवल बेस पे क्लेम किया। याद है या नहीं याद? तीसरा कॉमन रूल है, उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। आवाज नहीं आ रही। तीसरा कॉमन रूल है क्या? अब ये एक जरा टेक्निकल किस्म का डिस्कशन है, किताब बंद कर लें और सिर्फ सुनते रहें। फिर आप इसको एक दफा किताब खोल के पढ़िएगा, ठीक है ना? किताब फिल वक्त बंद कर दें और इसको सुने। एक साहब ने 1 जुलाई को एक बड़ी सी दुकान खरीद ली, मकसद बिजनेस करना, ठीक है जी। जब उन्होंने दुकान परचेज कर ली और वहाँ बिजनेस शुरू किया तो उनको लगा कि ये जगह जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उन्होंने उसी दिन उसमें पार्टीशन करवाया और आधी शॉप उन्होंने किसी को रेंट पे दे दी। आवाज़ नहीं आई। दुकान पूरी है आधी है? दुकान तो पूरी है ना, दुकान तो पूरी है। प्रॉब्लम यही था, प्रॉपर्टी तो पूरी है ना। बोले दुकान ही आधी कर दी, प्रॉपर्टी तो पूरी रहेगी ना, यस और नो? तो प्रॉपर्टी टैक्स जो आएगा वो पूरी दुकान का आएगा। आवाज नहीं आई। प्रॉपर्टी टैक्स तो पूरी दुकान का आएगा, इंश्योरेंस भी पूरी दुकान का ही होगा। बोले ग्राउंड रेंट भी पूरी दुकान का देना पड़ेगा। लोन लेके अगर दुकान खरीदी है तो इंटरेस्ट का ताल्लुक भी पूरी दुकान से ही हुआ। जवाब दें। लेकिन जो दुकान उन्होंने आधी की है वो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी की है। हाफ दुकान पे वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस। तो आधी दुकान उनको क्या कमा के दे रही है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और आधी दुकान क्या कमा के दे रही है? तो एक प्रॉपर्टी है, हेड्स ऑफ इनकम 2 है। अब क्या करें सर? सर प्रॉपर्टी टैक्स आता है मान लीजिए 1 लाख, तो 50% प्रॉपर्टी एक्सपेंस कौन से हेड में से क्लेम होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। 50% कौन से हेड से क्लेम होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। पक्का? लोन लेके दुकान खरीदी थी तो आधी दुकान इस्तेमाल हो रही है कौन से हेड में? तो लोन का हाफ इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। और हाफ इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड। इंश्योरेंस करवाया था शॉप का, बिल्डिंग का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का हाफ अमाउंट। अच्छा ये हाफ मेरी एग्जांपल है, मतलब बाकी जितना % एरिया एलोकेट हुआ उस हिसाब से आप एलोकेट कर दें। तो हाफ इंश्योरेंस एक्सपेंस कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में।
और हाफ इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? अच्छा, अब जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप में अब तक एक लॉ का सेंस नहीं क्रिएट हुआ। आपको पता है क्या जवाब होना चाहिए था? सर हाफ इंश्योरेंस जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में अगर एडमिजिबल हुआ। ये वो सेंस है जो हमें सिखा रहा है कि हम किस तरह इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यानी हम आधे इंश्योरेंस को इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे अगर उस सेक्शन के मुताबिक एडमिसिबल हुआ। ये है की आइडिया। हम हाफ प्रॉपर्टी टैक्स को, हम हाफ प्रॉपर्टी टैक्स को इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्या मान लेंगे? एक्सपेंस मान लेंगे अगर वहां क्लेम करना क्या हुआ? एडमिसिबल। क्योंकि अभी तक तुमने वो सेक्शन पढ़ा या नहीं पढ़ा? लेकिन जो हमने अब तक टैक्स की नॉलेज डेवलप की है, उस नॉलेज के हिसाब से हमारे जुमले ऐसे होने चाहिए जो आगे की तैयारी को शो करना शुरू कर दे। अच्छा, अब एग्जामिनर, एक पॉइंट मेरे जहन में आया है, जब एक बिजनेस के पास ही इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है बहुत से लोग इसको इतनी जल्दी पिक ना कर पाए जब तक के सवालात उनके सामने ना आए, लेकिन इस एग्जाम्पल को कोट करने का मकसद ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आती है, इसलिए मैं जुमला बोल रहा हूं। जब एक बिजनेस के पास रेंट भी हो, बिजनेस इनकम भी हो, अदर सोर्सेज भी हो, तो अकाउंटेंट हेड्स ऑफ इनकम की तमीज नहीं करता। क्या मतलब? अकाउंटेंट ने तो हर किस्म की इनकम को, चाहे वो रेंट इनकम हो, आवाज नहीं आई, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, इंटरेस्ट इनकम हो, ये फर्क कहां पर है? हेड्स का। टैक्स में है ना, अकाउंटिंग में थोड़ी है। उसने तो सब कुछ कहां रिकॉर्ड किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिएगा बात को। तो उसने प्रॉपर्टी टैक्स को पूरा एक्सपेंस कहां माना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा। उसने इंटरेस्ट को पूरा कहां एक्सपेंस माना? ये बात अगर आपने पिक कर ली ना, तो आप इस पेपर को पास करने के, ये वो मिस्टेक है जो मेजॉरिटी लोग इसको समझ नहीं पाते कि हमें सिचुएशन क्या दी गई है। तो उसने प्रॉपर्टी टैक्स को पूरा एक्सपेंस कहां माना हुआ है? प्रॉफिट एंड। उसने इंटरेस्ट को पूरा एक्सपेंस कहां माना हुआ है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। उसने ग्राउंड रेंट को पूरा एक्सपेंस कहां माना हुआ है? या प्रॉपर्टी टैक्स को, या इंश्योरेंस एक्सपेंस को, या इंटरेस्ट एक्सपेंस को पूरा का एक्सपेंस माना हुआ है? पक्का? अब समझना क्या करना है। अब अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स आधा बिलोंग करता है कौन से हेड से, और आधा बिलोंग करता है, तो हमने प्रॉफिट लॉस से आधा एक्सपेंस निकाल लेना है। जरा बताइए, एक्सपेंस निकालने का प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक्सपेंस कैसे निकालते हैं? ऐड बैक करके। तो हम क्या करेंगे? अपनी वर्किंग में, इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग में क्या कर रहे होंगे? जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा उसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्ट करते वक्त हम जो एक्सपेंस आधा कौन से हेड से बिलोंग करता है वो हम ऐड बैक करवा देंगे, और फिर उसको रिड्यूस करेंगे कहाँ? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड। अगर ये आपका सेंस डेवलप हो गया ना, तो आप एग्जाम में मौजूद क्वेश्चंस डील करके कि सिचुएशन क्या दी गई है। बहरहाल कंक्लूजन क्या है अब तक की बात का, कि अगर एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका ताल्लुक एक वक्त में एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम जनरेट करने से है, तो वो एक्सपेंस मल्टीपल हेड्स में क्या होगा? अपोर्शन्ड होगा। क्या होगा? अपोर्शन। यानी वो टूटेगा, और जितना जिस हेड से बिलोंग करता होगा उतना उस हेड के अगेंस्ट क्या होगा? क्लेम होगा। सिनेरियो नंबर 1 समझ में आया आपको या नहीं? सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 क्या है? सर एक प्रॉपर्टी है पूरी, उसमें 2 मंजिल हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक घर बना होता है, उस पर ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है। अक्सर लोग ग्राउंड फ्लोर पे आबाद होते हैं और फर्स्ट फ्लोर वो किसी को रेंट पे देते हैं। तो अगेन प्रॉपर्टी तो पूरी है ना। आधी प्रॉपर्टी मालिक के मकान के अपने
इसको जुमला से ही बोलना है, यूज में नहीं बोलना, पर्सनल यूज में। कौन से यूज में? यानी पर्सनल यूज से मुराद उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। और आधी प्रॉपर्टी रेंटल टू अदर्स, यस और नो? तो अब बताएं अगेन, प्रॉपर्टी टैक्स तो पूरी प्रॉपर्टी का आएगा ना, तो आधा प्रॉपर्टी टैक्स कोई इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी से बिलोंग करता है या पर्सनल यूज से बिलोंग करता है? तो जो एक्सपेंस पर्सनल यूज से बिलोंग करता है वो एक्सपेंस ही नहीं है। और आधा प्रॉपर्टी टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट करने से बिलोंग करता है, लिहाजा आधा प्रॉपर्टी टैक्स जो होगा वो एक्सपेंस के तौर पे क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया? सर सिनेरियो नंबर 3, सर एक प्रॉपर्टी है, कल तक 100% प्रॉपर्टी ऑनर के जाती इस्तेमाल में थी। ऑनर ने एक नई जगह घर बना लिया है, अब ऑनर ये प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, खाली कर रहा है और नई जगह पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये पूरी प्रॉपर्टी किसके यूज में थी? ऑनर के यूज में थी। क्या अवेलेबल फॉर रेंट थी? मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या अवेलेबल फॉर रेंट थी? नो सर। कब से अवेलेबल फॉर रेंट हुई? 1 जनवरी से। तो अब इस केस में प्रॉपर्टी साल के कितने हिस्से अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर रेंट रही? तो इस केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस क्लेम होंगे वो ज्यादा में ज्यादा, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस भी 6 महीने का होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 6 महीने का होगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी, यानी एक्सपेंसेस की क्या करनी पड़ेगी, टाइम अपोर्शनमेंट। सर इस पे एक सवाल क्या? सर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल तो हो पूरा साल, देखिए इस ऑटोबान रोड को देखें, कितनी प्रॉपर्टीज कितने सालों से क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। तो सर एक प्रॉपर्टी पूरा साल अवेलेबल फॉर रेंट हुई, लेकिन उसको पूरा साल टेनेंट नहीं मिल सका, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट तो थी, लेकिन कोई रेंट पे आ नहीं सका, एग्रीमेंट नहीं हो सका। हाँ 1 जनवरी से एग्रीमेंट क्या हुआ, शुरू हुआ। तो अब रेंट कितने मंथ्स का ड्यू हुआ, लेकिन एक्सपेंस क्लेम होंगे पूरे 12 महीने। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पूरा साल अवेलेबल फॉर रेंट थी। कुछ समझे बात या नहीं? अगर मान लें प्रॉपर्टी पूरा साल अवेलेबल फॉर रेंट थी, लेकिन 1 महीने का भी रेंट ड्यू नहीं हुआ, यानी कोई टेनेंट मिल ही नहीं सका, फिर भी एक्सपेंस क्लेम होंगे 12 महीने के, फिर भी एक्सपेंस क्लेम होंगे पूरे। क्यों भाई? किसी भी हेड में लॉस कैसे आएगा? जब ऊपर इनकम कम हो और नीचे खर्चे क्या हो, ज्यादा हो। तो सर क्या प्रॉपर्टी के हेड में लॉस हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब होगा लॉस? कब होता है? जब इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो, लॉस तभी हो सकता है ना। तो जिन जिन हेड्स ऑफ इनकम में आप इनकम में से खर्चे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वहां लॉस होने का चांस है। मैं ये बोलूंगा कि प्रॉपर्टी में आमतौर पे प्रॉपर्टी इनकम यानी रेंट वाले केस में लॉस आमतौर पे नजर आता नहीं है, इतनी प्रैक्टिकल, लेकिन हो सकता है। कब होगा भाई? आप इस बिल्डिंग का साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन कोई टेनेंट ही नहीं मिला आपको। इस बिल्डिंग का पूरे साल का प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, प्रॉपर्टी तो अवेलेबल फॉर रेंट थी, तो आपने तो रेंट कमाने के लिए प्रॉपर्टी छोड़ी भी थी, लेकिन कोई टेनेंट तो मिला नहीं। तो मतलब इनकम जनरेट नहीं हो रही, लेकिन खर्चे हो रहे। हाँ एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको कभी भी आपको टाइम अपोर्शन नहीं करना पड़ेगा। सोचे कौन सा? 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। क्योंकि अगर रेंट होगा 6 महीने का, 1/5 निकलेगा ऑटोमेटिकली 6 महीने का। रेंट होगा 12 महीने का, 1/5 ऑटोमेटिकली निकलेगा 12 महीने का। तो वो कौन सा एक्सपेंस है जिसको कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं करना आपने? 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट, उसको फर्दर कोई टाइम अपोर्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ लीजिए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर। जुमले पे गौर करें। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कॉमन एक्सपेंसेस। क्या?
ऐसे एक्सपेंसेस या तो जो पूरे साल के हैं लेकिन उस इनकम के लिए पूरे साल से बिलोंग नहीं करते, या ऐसे एक्सपेंसेस जो एक वक्त में एक से ज़्यादा हेड्स ऑफ इनकम से बिलोंग करते हैं, या ऐसे एक्सपेंसेस जिसका कुछ हिस्सा पर्सनल यूज़ में है और कुछ हिस्सा इनकम यूज़ में है। तो ये कॉमन एक्सपेंस है। क्या लिखा हुआ है? कॉमन एक्सपेंस शैल बी अ पोर्शन इफ द बिल्डिंग और लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर रेंट। क्या बिल्डिंग रेंट पे अवेलेबल साल के जिस हिस्से में नहीं थी, उस पीरियड के एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। इफ द बिल्डिंग और लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर रेंट फॉर द होल ईयर, सच एज लैंड और बिल्डिंग इज इन ऑनर्स यूज फॉर, बेटा बोले पढ़े हैं, फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ हिस्से में उस वो बिल्डिंग या जमीन किसके यूज में थी? तो वो ऑनर ऑक्यूपाइड थी, यानी ऑनर उसको यूज कर रहा था, वो रेंट के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो उस साल के हिस्से के जो खर्चे हैं वो पर्सनल यूज से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, बिल्डिंग इज यूज बाय द ऑनर फॉर हिमसेल्फ। साल में कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इन 4 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी में कौन रह रहा था? ऑनर रह रहा था सर। पक्का? कंफर्म? फिर बाकी 8 महीने ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? जिस दिन से ही अवेलेबल फॉर, चाहे उस दिन टेनेंट मिले, खर्चे यहां से कितने मंथ्स के क्लेम होंगे? 8 महीने। पॉइंट क्लियर है? पक्का? पार्टली रेंटेड आउट एंड पार्ट इज यूज फॉर, वही बात, आधी बिल्डिंग जो है वो बिजनेस यूज में और आधी बिल्डिंग जो है वो रेंटल यूज में। आवाज ही नहीं आ रही। ये आधी बिल्डिंग पर्सनल यूज में है और आधी बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स है। तो पार्टली रेंटेड आउट एंड पार्ट इज यूज फॉर, 40% ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय ऑनर फॉर इट्स ओन और रेजिडेंस। या तो 40% हिस्से पे ऑनर बिजनेस कर रहा है, या 40% हिस्से पे ऑनर खुद रह रहा है। अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉपर्टी टैक्स का 40% कहां जाएगा? शाबाश, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। 60% कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और अगर खुद रह रहा है तो प्रॉपर्टी टैक्स का 40% क्लेम ही नहीं होगा और 60% क्लेम होगा कहां पर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। पक्का? एक्सपेंडिचर इज पार्टली यूज फॉर सम, लोन टेकन फॉर प्रॉपर्टी इज पार्टली यूज फॉर द परचेज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज। आपने 50 लाख का लोन लिया, उस लोन पे मान लो इंटरेस्ट है 12%। 50 लाख का 12% कितना बनता है? शाबाश, 6 लाख रुपए। भाई जल्दी बताएं, 50 लाख का 12% कितना बनता है? 6 लाख। 6 लाख। अब अगर आपने 50 लाख से प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, तो फिर ये पूरे 50 लाख का 12% इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे क्लेम होगा कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। लेकिन फर्ज कीजिए 50 लाख में से आपने 35 लाख लगाए प्रॉपर्टी पर और 15 लाख से आपने कोई कार खरीद ली, तो आप बताइए 35 लाख के बराबर जो प्रिंसिपल है उतना इंटरेस्ट आपका बिलोंग करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, और 15 लाख के बराबर जो प्रिंसिपल है वो बिलोंग करता है पर्सनल यूज से। तो अब इस केस में आप सिंपल क्या करेंगे? 35 लाख का 12% निकाल लें, तो 6 लाख इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम हो या 4.42, 4,20,000। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह के सिनेरियोज को, केसेस को आप डील कर लेंगे ना, या नहीं करेंगे? बताइए। अच्छा, इट इज अ कंसीडर्ड ओपिनियन दैट एक्सपेंसेस वुड नॉट बी, ये आखिरी बात वही है, अगर प्रॉपर्टी पूरा साल, अगर प्रॉपर्टी रेंट के लिए मौजूद थी लेकिन कोई टेनेंट नहीं मिल सका, ये टेनेंट मिला तो साल के आखिर में मिला, तो इस केस में रेंट तो ड्यू हुआ 2 महीने का, रेंट तो ड्यू हुआ 4 महीने का, लेकिन एक्सपेंस क्लेम होगा पूरे 12 महीने, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरा साल अवेलेबल फॉर रेंट। It is a considered opinion that expenses would not be apportioned if land or building is available for rent for the whole tax year.
but actually rent it out for a part of the year due to any reason including non availability of tenant. ठीक है, क्लियर, कंफर्म. अब इसमें एक केस ऐसा है जो आपकी किताब में से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं आपको पढ़ा दूं. बहुत से लोग जो हैं वो उसको पढ़ के कन्फ्यूज होते हैं. हाँ भाई, कोई है आप में से जो इसको पढ़ के समझ जाए? ये किताब में नहीं है, आपकी किताब में नहीं है, किताब बंद कर दें, बस बोर्ड से पढ़ें. ये आपकी किताब में नहीं छपा हुआ, पहले था, हटा दिया गया इसको. लेकिन मैं कहता हूँ अच्छी बात है, थोड़ा सा पढ़ लें तो बुराई नहीं है कोई इसके अंदर. बहुत ही आला टॉपिक है ये, लेवल है इसका अपना. यानी ये काम जिसने किया होगा उस बंदे का लेवल होगा असल में तो. हाँ भाई, हाँ भाई राहिम, आ जाओ बेटा आगे. अच्छा, टेंशन में आके तुम नाखून खाना शुरू कर देते हो क्या? अच्छा, साफ करा था. चले, वेरी गुड, जबरदस्त. चलिए जी, जो भी आपको समझ में आया, कहानी कुछ यूं है. राव साहब की जॉब लगी. आवाज, राव साहब की हेड ऑफ इनकम बताया, हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है जी. राव साहब ने कहा भाई एज पर कॉन्ट्रैक्ट मुझे अकोमोडेशन मिलनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ था अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, लेकिन राव साहब ने जॉब स्टार्ट कर दी. ना कोई अकोमोडेशन का तस्करा, ना कोई बात. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था क्या मिलेगी? अकोमोडेशन. ठीक है ना. तो 1 महीना राव साहब ने गुजार लिया. अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. उन्होंने बोला यार ये क्या मजाक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? अकोमोडेशन मिलेगी. इन्होंने अकोमोडेशन प्रोवाइड ही नहीं की. ये गए बड़े साहब के पास और कहा अकोमोडेशन. बोला आपको अकोमोडेशन नहीं मिली? अच्छा. बोला बड़ा अफसोस हुआ, हमारे यहाँ कोई यानी कंपनी की अपनी अकोमोडेशन नहीं है, मतलब कंपनी की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं जहाँ पर हम आपको शिफ्ट कर दें. आप ये काम करें कि आप एक घर ढूंढें और उसका रेंट एग्रीमेंट किससे बनवा दें? कंपनी से बनवा दें. तो राव साहब ने जब बात सुनी, उन्होंने बोला अच्छा. लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर निकले, बाहर निकलते से नहीं, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं आइडियाज आना शुरू होते हैं, ऐसे ही मैनेजर के कमरे से बाहर आते हुए राव साहब के दिमाग में एकदम से लाइट ऑन हुई. राव साहब ने कहा हाँ प्रॉपर्टी तो है, रेंट पे देते हैं. राव साहब ने अपनी प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को रेंट पे दे दी. नहीं समझ आई बात? यानी जिस प्रॉपर्टी में ये रहते थे, जिसके ये ऑलरेडी मालिक थे, उसका रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया किसके साथ? कंपनी के साथ. अब जरा सिनेरियो समझिएगा. लैंडलॉर्ड यहां पर कौन? जरा तरतीब समझेगा, अगर तरतीब नहीं समझेंगे तो मामला खराब हो जाएगा. लैंडलॉर्ड कौन है यहां पर? राव साहब. लैंडलॉर्ड जिस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है फिर उसमें रहता है क्या? है? यस. आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तब वो प्रॉपर्टी किसके हवाले हो गई? टेनेंट के. तो अब राव साहब अपनी प्रॉपर्टी से क्या हो गए? बाहर हो गए. पहले राव साहब को घर से बाहर निकाले. राव साहब घर से बाहर क्यों आए? प्रॉपर्टी पे रेंट पे देने की वजह से. ये बाहर आने पे इनको क्या मिलेगा? आवाज नहीं आ रही. बाहर आने पे इनको क्या मिलेगा? वो रेंट इनके लिए कौन से हेड में जाएगा? जबरदस्त, बेहतरीन, यहां तक तो ठीक था. अब जब ये प्रॉपर्टी से बाहर आ गए, प्रॉपर्टी किसके हवाले कर दी? तो कंपनी ने वही प्रॉपर्टी इनको बतौर परक्विजिट वापस रहने के लिए दे दी. तो अब ये डबल बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं ना. जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का रेंट भी इनको मिल रहा है. तो रेंट ये रिसीव कर रहे हैं बतौर लैंडलॉर्ड और रह रहे हैं बतौर एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट. तो अब क्या करना है? जो रेंट ड्यू हो रहा है वो तो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, और जो ये रह रही है बतौर ऑनर रह रहे हैं या बतौर एम्प्लॉय रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में जो अरेंज किसने करके दी है? एम्प्लॉयर ने. तो वो इनका एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट है और उसका बेनिफिट एमटीएस
या बेसिक सैलरी के 45% से कम नहीं होना चाहिए और वो उनकी सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्फ हायरिंग। बस अब मसला क्या है सुनिएगा। सेल्फ हायरिंग में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते वक्त एक अजम्पशन है। वो अजम्पशन ये है कि राव साहब ने इस केस में जितना पैसा बनता होगा बनाया होगा। मतलब इसमें अजम्पशन ये कि इन्होंने मार्केट रेंट से कम पे प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी हो। तो इस केस में वो जो फॉर्मूला है एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, वो अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक्चुअल रेंट ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। यानी बस सीखना ये था कि अगर सेल्फ हायरिंग हुई है तो फिर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त फेयर मार्केट रेंट को इग्नोर करेंगे और एक्चुअल रेंट को ही चार्जेबल रेंट मानते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनाते हैं। बस बाकी सैलरी जैसे कैलकुलेट होती है वैसे कैलकुलेट होगी। सेल्फ हायरिंग में रेंट प्रॉपर्टी की इनकम में ऐड करते वक्त सिर्फ एक्चुअल रेंट ही जाएगा, फेयर मार्केट रेंट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कहानी समझ में आई या नहीं आई? पक्का सबको कंफर्म? पढ़ लें जरा इसको। सेल्फ हायरिंग is a situation where an employee कौन, राव साहब, और his or her spouse या उनके घर में से कोई owns an accommodation, या तो प्रॉपर्टी राव साहब की है या उनके स्पाउस की है, लेट्स आउट द सेम टू द एम्प्लॉयर। अपनी प्रॉपर्टी किसको देते हैं रेंट पर? एम्प्लॉयर। एंड द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द सेम अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय। फिर वही प्रॉपर्टी वापस से देते हैं अपने एम्प्लॉयर से रहने के लिए बतौर एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट। ठीक है जी। इन दिस केस द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज। नंबर 1, एक्चुअल रेंट पेड और फॉर द ईयर बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि इस केस में एम्प्लॉयर आपका क्या है? टेनेंट है। इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ऑनर। अगर ऑनर राव साहब है तो ये इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, या ऑनर इनका स्पाउस है तो ये उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट और एनुअल लेटिंग वैल्यू विच एवर इज हायर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। इस केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त एक्चुअल रेंट ही आएगा। कौन से केस में? सेल्फ हायरिंग के केस। फेयर मार्केट रेंट और 45% of basic salary or MTS if given in the question whichever is higher is taxable as a taxable perquisite under the head of salary। बाकी सैलरी की कैलकुलेशन जैसी थी वैसी की वैसी। ठीक है जी, ये केस भी डील हो गया। अब इसमें एक आखिरी बात है, को ओनरशिप प्रॉपर्टी, ये बाद में करूंगा मैं। अब आप क्या कर लें, होमवर्क तो आपने करना ही नहीं है मुझे पता है। ये सवाल था मिस्टर असद वाला। ठीक है, इस सवाल को मैं पढ़ लेता हूं। कितने लोगों ने सवाल किया बाय द वे? कम लोगों ने किया। इस सवाल की जरा खास बात नोट कीजिएगा आप सब लोग बहुत तवज्जो से। ये सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल वैसे कहाँ मिलेगा? आई कैप के क्वेश्चन बैंक में। कहाँ मिलेगा? आई कैप के क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल है। ठीक है ना। मिस्टर असद owns some buildings, जमा प्लूरल। नजर आता है? नहीं आता। एग्जाम में कुछ नजर नहीं आता, आंखें बंद होती हैं, अंधेरा ही अंधेरा होता है। मिस्टर असद ओन्स कुछ बिल्डिंग ये ओन करता है। ठीक है भाई, सही है। एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है। विच आर गिवन ऑन, जिन बिल्डिंग को ये ओन करता है उनको क्या करता है? आमतौर पे रेंट पे देता है। इट मीन्स ऑनरशिप इसलिए कि ताकि रेंट पे दे सके। ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक्चुअल रेंट, जुमला, कीमती जुमला, कीमती जुमला। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, तो मैं बाहर की आवाज फौरन आती है बेटा, है ना। यहां क्लास की आवाज तुम्हें समझ नहीं आती है ना। चले, इस पे एक बात और बोलता लेकिन बोल नहीं रहा हूं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी वरना। ठीक है जी। एक्चुअल रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स। ठीक है जी। कितना? सर पढ़ लिया, क्या खास बात है इसमें?
कोई खास बात, अगर आपको यहाँ भी कोई खास बात समझ में आती हो तो बताएं। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एहतियात करनी है जो इस लाइन को पढ़ते ही दिमाग में रोशनी आनी चाहिए? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, यानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबका रेंट है ये, लेकिन उससे भी बढ़ के बाद जुमला है रिसीव्ड। अब रिसीव्ड के दो मसले हैं। रिसीव्ड में अगर फ्यूचर पीरियड का रिसीव हो गया तो वो इस साल की इनकम नहीं है, अनअर्न इनकम है। और अगर रिसीव जो इस हुआ है वो इस साल का कम हुआ है और ड्यू, तो जो रिसीव नहीं हुआ वो भी इनकम है। ये एहतियात है यहां पर। सोची, दिमाग में क्लिक हुआ? नहीं। हमारा पढ़ना, मैं बोलता हूं ना, हमारा सवाल पढ़ना बेमकसद है। हम बोलते हैं हम पढ़ें और सवाल समझ में आ जाए, हम गौर फिक्र ना करें, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जिसका मतलब यहां पर एक तो लफ्ज टेनेंट आया जिससे पता लगा ये मल्टीपल बिल्डिंग्स का रेंट है। नंबर 2, ये उतना है जितना रिसीव हुआ। तो अगर ज्यादा रिसीव हुआ तो कुछ अनअर्न्ड है, उसको हमने इस साल इनकम नहीं मानना। और अगर कम रिसीव हुआ तो फिर उसको भी इनकम मानना है जो रिसीवेबल है, जो ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ये एहतियात है यहां पर। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर टैक्स लॉ कितनी? इस पे मैंने क्रॉस क्यों बनाया? सेक्शन 15A में ए से लेकर एफ तक और पॉइंट जी में मिला लें तो भी डेप्रीसिएशन कहीं भी बतौर एक्सपेंस एडमिसिबल नहीं है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अगेंस्ट कभी भी डेप्रीसिएशन क्लेम की, आपको बताऊं अब मैं मजीद, वो जो रेंट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विथ, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से इसलिए एक्सक्लूड किया है ताकि वो अदर सोर्स में जाए और वो डेप्रीसिएशन भी क्लेम हो सके। समझे कुछ बात या नहीं? पता नहीं सर। तो अगर ये कौन सा हेड है तो ये डेप्शन क्लेम नहीं हो सकती, ये इनएडमिसिबल है। कैसे? कोई पूछेगा कैसे इनएडमिसिबल है, बताओ, प्रूफ दो। तो आप बोलेंगे सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले केस में हमें सेक्शन 15A एक लिस्ट देता है, जो एक्सपेंस उस लिस्ट में मौजूद है वो एडमिसिबल है और जो उसमें मौजूद वो इनएडमिसिबल है। प्रॉपर्टी टैक्स कितना? म्यूनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट टैक्स ये भी कितना? तो ये दोनों प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं। क्या है? एग्रीमेंट विद टेनेंट प्रोवाइड दैट टेनेंट शुड, ये पे करना किसकी ऑब्लिगेशन है? लैंडलॉर्ड की। पे किसने कर दिया? टेनेंट ने। तो इस अमाउंट को अब इनकम का भी क्या बनाओगे? पार्ट बनाओ, और एक्सपेंस का भी पार्ट बनाओगे। ये खर्चा किसका है? लैंडलॉर्ड का। तो वो एक्सपेंस तो क्लेम करेगा, लेकिन क्योंकि उसकी जेब से पे तो उसको फायदा हुआ है तो इनकम भी मान लेंगे। यानी डेबिट, अगर बात समझना है तो आसान, डेबिट साइड एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड इनकम, नेट इफेक्ट जीरो। सोचिएगा जरा इस बात। आई बात को समझ में या नहीं? अच्छा, जनरल एंड यानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के एक्सपेंस कहां जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ चार्जेबल रेंट से ज्यादा क्लेम नहीं हो सकते। पक्का? कंफर्म? रेंट रिसीव्ड, आ गई बात। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 6 लाख फॉर 3 years। रेंट रिसीव कितना है? 18 लाख। इसमें कितना शामिल है? 6 लाख। जो कितने साल का रेंट है? 18 लाख 3 साल का है या 6 लाख 3 साल का? जो इस 18 में मौजूद है। ये 3 साल शुरू कब से हो रहे हैं? इस साल 1 जुलाई ऑफ करंट ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें मौजूद 6 लाख में 2 लाख तो अर्न हो चुका। 2 लाख कैसे सर? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 पर ईयर कितना? 2 लाख। तो 6 लाख में से 2 लाख तो अर्न हो चुका। तो अब फ्यूचर 2 टैक्स ईयर से कितना बिलोंग करता है? सर करंट टैक्स ईयर कौन सा है? 2026। तो अगर 2026 में आपने 26 का, 27 का और 28 का रेंट एडवांस में वसूल कर लिया 6 लाख की शक्ल में, तो जो 4 लाख है वो 26 के बाद
27 और 28 का रेंट है, यस और नो? वो रिसीव तो है लेकिन अर्न नहीं है, क्या करें? इनकम में रहने दें या निकाल दें? तो इसमें मौजूद 18 लाख में मौजूद 6 लाख में से कितना हिस्सा इसमें रहने दूं और कितना एक्सक्लूड कर दूं? तो जब मैं 18 में से 4 लाख क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो एक्चुअल रेंट रिसीव एंड ड्यू 14 लाख मिल जाएगा। उसमें मैं 1 लाख रुपए ये भी शामिल करूंगा, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय द टेनेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना बन जाएगा? 15 लाख रुपए। पक्का? मिस्टर असद फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स इनकम ईयर इज 1 जुलाई टू, तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट कितना? 15 लाख। कोई फेयर मार्केट रेंट नजर नहीं आ रहा। अब उसके बाद करना क्या है? एक्सपेंसेस क्लेम करना है। हो जाएंगे? एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। अब ये करना है आपने। ये क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल है, ये क्वेश्चन बैंक का दूसरा सवाल है, क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है आपके पास, और ये क्वेश्चन बैंक का तीसरा सवाल है। लेकिन ये तीसरा सवाल आपकी किताब में भी है। लाओ किताब से बताता हूं मैं, किताब दो मुझे। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर फर्रुख के नाम से। ये सवाल करें, प्रैक्टिस करें, कल की क्लास में इसको हम ओवरऑल एंड कर देंगे प्रैक्टिस करके, पास पेपर समेत। तो ये टॉपिक कल की क्लास में क्लोज हो जाना चाहिए, ताकि अब शुरू हो उसके बाद अगला हेड, क्या नाम है? कैपिटल गेन। ठीक है जी।